मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विस संघ में कैंटेन और संघीय शासन का संबंध में अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड 13वीं सदी में 3 कैंटेनों से मिलकर राज्यमंडल का निर्माण किया, जिनकी संख्या वेस्टफेलिया की संधि के समय 13 हो गई और 1815 में वियना कांग्रेस के समय 22 हो गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक और कैंटन जूरा स्विस परिसंघ में सम्मिलित हुआ तथा इस प्रकार कैंटनों की संख्या 23 हो गई। 23 कैंटनों के नाम स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिनका अर्थ यह लगाया जाता है कि यदि स्विस संघ में अन्य कोई पड़ोसी प्रदेश प्रविष्ट करना चाहे तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। संविधान के अनुसार छोटे बड़ी सभी कैंटेन वैधानिक दृष्टि से समान हैं। इन 23 कैंटेनों में 20 पूर्ण व 6 अर्ध कैंटेन हैं। पूर्ण कैंटेन और अर्ध कैंटेन में केवल 2 बातों की दृष्टि से अंतर है। प्रथम, संघीय सीनेट में प्रत्येक पूर्ण कैंटेन को अपने 2 प्रतिनिधि, लेकिन अर्ध कैंटेन को अपना एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। द्वितीय, संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटेन का केवल आधा मत माना जाता है, जबकि पूर्ण कैंटेन का एक मत समझा जाता है। इन अपवादों के अतिरिक्त प्रत्येक कैंटेन और अर्ध कैंटेन संवैधानिक दृष्टि से समान है। शक्ति विभाजन। स्विस संविधान में कुछ विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में रख दिए गए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कैंटेन तथा संघीय सरकार दोनों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं, अर्थात उन्हें समवर्ती अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, तथा कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अधिकार क्षेत्र संघ तथा कैंटेनों की सरकारों में विभक्त कर दिया गया है, अर्थात उन पर विभक्त अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। अवशिष्ट अधिकार कैंटेनों को सौंपे गए हैं। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संघीय संविधान की सीमा के अंतर्गत कैंटेन संप्रभुता संपन्न हैं। वे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो संघ को हस्तांतरित न किए गए हों। नवीन संविधान के अंतर्गत परिसंघ और कैंटेनों के बीच शक्ति विभाजन तथा परिसंघ के अधिकार क्षेत्र और कैंटेनों के अधिकार क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 से लेकर 135 तक इस शक्ति विभाजन और परिसंघ तथा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संघीय अधिकार। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संघ सरकार को अनेक विषयों पर अन्य अधिकार प्रदान किया गया है। संघीय अधिकार क्षेत्र के प्रमुख विषय ये हैं: वैदेशिक संबंध, अर्थात दूसरे देशों से संधियाँ करना, उनसे युद्ध की घोषणा करना, उनके यहाँ राज्य प्रतिनिधि, दूत, प्रदूत आदि भेजना, देश की सुरक्षा अथवा सेना की व्यवस्था करना, डाक तार, टेलीफोन, रेलमार्ग आदि, यातायात व संदेश वाहन के साधन, विश्वविद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, मुद्रा, टंकण व नोट, बारूद तथा अस्त्र शस्त्र, नाप तोल के मापदंड, कॉपीराइट, पेटेंट, दीवानी, फौजदारी व वाणिज्य संबंधी विधियाँ, वन, लोक स्वास्थ्य, वायुपथ, नौवहन, जल शक्ति आदि। संघीय अधिकार क्षेत्र के इन विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है या इन विषयों के संबंध में संघीय शासन ही व्यवस्था कर सकता है। समवर्ती अधिकार। वे विषय जिन्हें समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है इस प्रकार है: प्रेस पर नियंत्रण, उद्योगों पर नियंत्रण तथा उनका नियमन, बैंक, व्यवसाय, आबकारी प्रशासन और राजपथों की व्यवस्था आदि। इन विषयों पर संघ सरकार तथा कैंटनों की सरकारें दोनों को ही नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि किसी विषय पर दोनों के बनाए गए नियमों में परस्पर विरोध हो जाए तो संघीय नियम ही मान्य होता है, कैंटेन का नहीं। विभक्त अधिकार। स्विस शासन प्रणाली की यह अनुपम विशेषता है कि यहाँ कुछ विवादों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार
संघ तथा राज्यों में बांटा हुआ है। उदाहरणार्थ, विदेशों से संधियाँ करना संघीय अधिकार क्षेत्र में है, परंतु कैंटेन अपने निकटवर्ती राज्यों से संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंतर्गत कुछ विशेष विषयों पर संधियाँ कर सकते हैं। सेना व्यवस्था तथा संचालन का कार्य भी संघ तथा कैंटेनों में बटा हुआ है। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना कैंटेनों का कर्तव्य है, परंतु संघ को यह निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है कि कैंटेन अपने इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह कर्तव्य पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार कैंटेनों को आर्थिक सहायता दे। संघीय रेलों के प्रशासन और नापतोल के मापदंड में कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार उसे प्राप्त है। शक्ति विभाजन का एक अन्य पक्ष यह है कि संविधान के द्वारा कैंटेनों को भी कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतया संघ की इकाइयों को प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान की धारा 9 कैंटेनों को विदेशी राज्यों के साथ संधियाँ करने का अधिकार प्रदान करती हैं और धारा 13 कैंटेनों को सीमित रूप से सेना रखने का अधिकार देती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक कैंटेन तथा अर्ध कैंटेन को अलग अलग संविधान बनाने तथा पृथक सरकार रखने का अधिकार है। कैंटेनों को अपना अलग संविधान बनाते समय 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। प्रथम, कैंटेनों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2, उनके द्वारा अपने संविधान में गणतंत्रात्मक प्रणाली को ही अपनाया जाना चाहिए, अन्य किसी शासन व्यवस्था को नहीं। तृतीय, उन्हें अपना संविधान अपनी जनता के द्वारा स्वीकार करना चाहिए और नागरिकों के बहुमत द्वारा मांग किए जाने पर उनका संशोधन होना चाहिए। संविधान द्वारा किया गया यह शक्ति विभाजन विधायी क्षेत्र के संबंध में ही है। प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय अधिकार के अनेक विषयों का प्रशासन कैंटेनों की सरकारों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय शासन और कैंटेनों के शासन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नवीन संविधान द्वारा परस्पर घनिष्ठता के इस संबंध को और मजबूती प्रदान की गई है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है, परिसंघ और कैंटेन एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने में एक दूसरे को समर्थन देंगे। उनके संबंध आपसी सहयोग और समझ पर आधारित हैं। वे एक दूसरे को प्रशासनिक और न्यायिक सहयोग देंगे। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। स्विट्जरलैंड यद्यपि एक संघराज्य है, किंतु उनकी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनसे प्रकट होता है कि स्विस संघ में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। मूल संविधान के अंतर्गत केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति निम्न बातों में देखी जा सकती है। नंबर 1, संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघीय सरकार को सौंपना। संविधान के द्वारा लगभग सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सरकार को सौंप दिए गए हैं और इस बात का ने केंद्र को ऐसी उच्च स्थिति प्रदान कर दी है कि वह कैंटोनों पर छाया रह सकता है। उदाहरण के लिए, संविधान केंद्र को मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में अधिकार प्रदान करता है और यह एक ही अधिकार ऐसा है जिसके आधार पर कैंटोनों के समस्त आर्थिक व व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नंबर 2, समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार को। समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उनके संबंध में अंतिम अधिकार केंद्रीय सरकार को हैं और कैंटोनों की सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था केंद्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान कर देती है। नंबर 3, केंद्र द्वारा कैंटोनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था। संविधान के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा कैंटोनों को अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। संविधान की धारा 52 के अनुसार किसी कैंटोन में अशांति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र कैंटोनों के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में केंद्र को इतना
अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र के सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर ही किसी कैंटीन का शासन अपने अधिकार में ले ले। यह व्यवस्था न केवल संविधान में है वरन व्यवहार के अंतर्गत भी केंद्र के द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान की धारा 16 के अंतर्गत 1848 और 1920 के बीच केंद्र के द्वारा 11 बार कैंटीनों के शासन में हस्तक्षेप किया गया था और यह सोचने का आधार बनता है कि केंद्र के द्वारा आगे की आवश्यकता अनुसार कैंटीनों के शासन में हस्तक्षेप किया जाएगा। एंडरे ने केंद्र की शक्ति के संबंध में लिखा है कि संघ सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के कारण कैंटीन धीरे धीरे प्रभुता संपन्न राज्य नहीं होंगे अपितु संघ सरकार की आज्ञाओं का पूरा करने वाले प्रशासकीय जिलों के सदृश हो जाएंगे। नंबर 4, कैंटीनों के कानूनों पर संघीय कानून को प्राथमिकता। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि कैंटीन का कानून संघीय कानून के प्रतिकूल होने पर कैंटीन के कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त होगी तथा परिसंघ यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन संघीय कानून पर का सम्मान करते हैं। नंबर 5, कैंटीनों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। कैंटीन वित्तीय दृष्टि से भी केंद्रीय सरकार पर आश्रित रहते हैं। नंबर 6, कैंटीनों पर संघीय सरकार का नियंत्रण। कैंटीन संघ सरकार के अनुमोदन के बिना अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, कैंटीनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण नहीं। विशेष बात यह है कि कैंटीनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और केंद्र के द्वारा कैंटीनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाता है। संविधान में निहित केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण संविधान की धारा 47 में वर्णित कैंटीनों की स्वायत्तता हास्यास्पद हो जाती है। केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण हुपरिच ने कहा है कि स्विस संविधान संघ को कैंटीनों का शिक्षक तथा निरीक्षण बना देता है। व्यवहारिक राजनीति में केंद्रीकरण के तत्व। मूल संविधान के अंतर्गत केंद्रीकरण की ये प्रवृत्ति विद्यमान थी ही संविधान लागू किए जाने के बाद भी केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति का निरंतर विकास हुआ। रैपार्ड के कथानुसार अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्र को खंडों में हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले जाया जा रहा है। 4 बातों ने स्विस संविधान के विकास में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति को बल प्रदान किया है। वे हैं सामाजिक सेवाएं के लिए निरंतर बढ़ती हुई मांग, यातायात के साधनों तथा उद्योगों के यंत्रीकरण तथा औद्योगिक क्रांति, युद्ध और आर्थिक अवसाद। 1848 में निर्मित संविधान के अनुच्छेद 31 और 34 द्वारा केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था तथा ऐसे ही अधिकार नवीन संविधान के अनुच्छेद 110 और 111 द्वारा केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। इसी श्रेणी के अन्य भी अनेक विषय हैं। ये सभी विषय अपनी प्रकृति में बहुत अधिक व्यापक हैं। इन परिस्थितियों का कारण केंद्रीय सरकार धीरे धीरे देश में आर्थिक जीवन को संरक्षण का बन गई है। इन सब बातों के कारण केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है।